आज अपन कॉन्सेप्शनल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। आप ये दो फिगर देख रहे हैं। एक साइकिल चालक है जो कि साइकिल चला रहा है, उस पर जो बल लग रहे हैं mg उसका वेट है। नीचे ए बिंदु से सीधा n अभिलंब यानी कि अभिलंब प्रतिक्रिया बल है mg का, तो भार है इसका पृथ्वी द्वारा लगाया गया, ग्राउंड द्वारा लगाया गया n है। F1 F2 दोनों हैंडल पर बैलेंस करके चल रहा है इसलिए। और अगले जो फिगर है, इसका जो नेक्स्ट फिगर है, उसमें आप देख रहे हो कि ये अभिलंब से कुछ झुक गया है। ये मैंने इसको एनलार्ज करके बताया है कि ये जो अभिलंब जा रहा है n से कुछ थीटा डिग्री झुक गया है, क्योंकि यह जो झुकेगा तो n के जो घटक होंगे, एक क्षैतिज घटक होगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। जो क्षैतिज घटक है वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल F प्रदान करेगा ताकि ये केंद्र की ओर मुड़ सके। ये किधर मुड़ रहा है, मतलब किधर झुकना है इसे, जिस तरफ मोड़ का केंद्र है, तो ये इसलिए ये झुकेगा और आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही समझाया था, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के बिना ये सर्कुलर पाथ पर वृत्तीय गति नहीं कर पाएगा। तो इसे आवश्यक अभिकेंद्रीय बल एक कहाँ से मिला कि इसने अभिलंब से अपने आप को झुकाया, और जो n है वो अब ये झुके हुए पहिए a से इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, तो क्षैतिज घटक इसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। ठीक इसके बाद मैंने ये कॉन्सेप्शनल प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। मैं एक बार इसको सीधे क्वेश्चन में बोल देता हूँ कि जब एक साइकिल चालक को वृत्तीय गति या किसी कर्व पर भी झुकना हो, वो घूमना होगा, तो वो झुक जाता है। क्यों झुकता है, किधर झुकता है, तो केंद्र की ओर, जिधर भी केंद्र होगा उधर उसे झुकना पड़ेगा ताकि अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन का क्षैतिज घटक आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। अगला अपना ये कुछ कॉन्सेप्शनल प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने इसमें ये काफ़ी आपको अच्छा लगेगा कि यूरेनियम आप पढ़ते हो, यूरेनियम के आइसोटोप 3 होते हैं, 33, 220, 33, 33, 35, 235 और 238। लेकिन वो 233 ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। 235 और 238 को कैसे सेपरेट करते हैं, और आपको जब सेकंड सेमेस्टर या आपने 10th में भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, नाभिकीय भट्टी, तो उसमें हमें कौन सा यूरेनियम लेना पड़ता है, यूरेनियम 235। ये आइसोटोप हैं। आइसोटोप किसे कहते हैं, आइसोटोप वे होते हैं, समस्थानिक बोलते हैं जिन्हें हिंदी में, समस्थानिक, जिनका पीरियोडिक टेबल में एक ही स्थान हो। तो पीरियोडिक टेबल में किससे स्थान तय करते हैं अपन, प्रोटॉनों की संख्या से। तो समस्थानिक वे होते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की अलग अलग होती है। तो यूरेनियम 235 और 238 को सेपरेट करने के लिए अपन सेंट्रीफ्यूगल मशीन का या सेंट्रीफ्यूगल उसका यूज करते हैं। किस सिद्धांत पर ही इसे अलग किया जाता है, यह आगे की बात है कि ये कैसे होता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वर्षा में सड़क पर, रोड पर मुड़ने के लिए आपने देखा हो प्राय स्कूटर वगैरह स्लिप हो जाते हैं। तेज़ी से अगर चला रहे हैं तो अपन फिसल जाते हैं। क्यों फिसल जाते हैं, क्योंकि घर्षण गुणांक कम हो जाता है और आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नहीं मिल पाता। तो गाड़ी जो एक ही चाल से अपन इसको स्कूटर जो चला रहे हैं, तो कम घर्षण बल से क्या हो जाएगा, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल नहीं मिलेगा और वो जो है वो स्कूटर वगैरह फिसल जाते हैं। तो ये आपको मैंने एक समझा दिया। एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जिसको अपन डिस्कस कर सकते हैं कि रेलगाड़ी एक ही चाल से, परंतु भूमध्य रेखा पर दोनों अलग अलग दिशा में जा रही है।
एक किधर जा रही है, ईस्ट में जा रही है, और एक अलॉन्ग इक्वेटर चलनी है, दोनों को भूमध्य रेखा पर चलना, और एक ईस्ट डायरेक्शन में चलेगी, एक वेस्ट डायरेक्शन में। तो उनके पहियों पर क्या जो बल लगेगा वो अलग अलग लगेगा या समान लगेगा। सेम गाड़ी है, सेम वेलोसिटी से चल रही है, कहाँ पर चल रही है, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर चलने पर तो गाड़ियों द्वारा पटरी पर जो लगाया गया बल है वो अलग अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है। तो पृथ्वी घूमने के साथ ये जो वेलोसिटी से चलेंगी, पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, कोई बता सकता है? आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। तो हमने इसमें दो फिगर में एक ब्लू ट्रेन बनाई है, एक रेड ट्रेन बनाई है। तो ए ट्रेन ब्लू जिसको हमने लिखा है, ये किधर से किधर चल रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, पूर्व से चल के पश्चिम की ओर चलेगी है। दो ट्रेनें मानी हमने, और दोनों ट्रेनों का अपन ने जो द्रव्यमान है m मान लिया, पृथ्वी की चाल इक्वेटर पर v e लिख ली, ट्रेन की v, और r पृथ्वी की त्रिज्या। तो इन पर जो बल लगेगा वो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। अपन इसमें जो पृथ्वी की वेलोसिटी है, तो अगर उसी डायरेक्शन में चलेगी तो ऐड अप हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो अपना F1 लगेगा mg माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, तो वी ई माइनस वी अपॉन आर, ये अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हुआ। और अगर ये सेम डायरेक्शन में होगा तो वी एम जी माइनस एम वी ई प्लस वी अपॉन आर, क्योंकि ये रिलेटिव स्पीड मैंने एक के लिए लिख दी है, अपोजिट के लिए वी ई माइनस वी होगा, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। दोनों को अपन कंपेयर करें, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो F2 जो है अपना कम होगा और F1 की तुलना में। तो ए द्वारा लगाया गया पटरी पर, ट्रैक पर बल अधिक होगा। ये दो कॉन्सेप्शनल प्रॉब्लम मैं आपको और दो तीन ये डिस्कस कर दी। एक आपको मैंने साइकिल सवार का बता दिया। ऐसे ही अपन आगे क्लासों में ये भी पढ़ते हैं कि फोर व्हीलर है, उसको सड़क या पटरी पर जब घूमना होता है तो उसका सड़क या पटरी जो भी है उसका आउटर किनारा, बाह्य किनारा ऊपर कर दिया जाता है, जिसे बेंडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंडिंग। अगर सड़क है और अगर वो उस पर कार या किसी को घूमना, आप कभी देखना वक्र जहाँ होता है, सड़क पर कर्व होता है, उस पर आउटर जो भाग होता है उसको अपन थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। ठीक इसी प्रकार ट्रेन में भी, इस पर भी मेरे पास एक दो कॉन्सेप्शनल प्रॉब्लम है कि जैसे पहाड़ों पर चक्करदार सड़कों का बाहरी भाग, जो मैं अभी बोल रहा था, उठा हुआ बनाया जाता है। ऐसा होने से सड़क पर जो चल रहे हैं व्हीकल, वो केंद्र की ओर झुक जाएंगे, वाहन स्वतः केंद्र की ओर झुक जाएंगे और उन्हें अभिलंब प्रतिक्रिया बल के क्षैतिज घटक द्वारा आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो जाएगा। ये अगला जो प्रॉब्लम है कि आकाश में उड़ता हुआ वायुयान कैसे घूमता है या उसको कर्व कैसे बनाता है। तो क्षैतिज या आकाश में उड़ता हुआ वायुयान भी क्षैतिज तल में मुड़ते समय कुछ तिरछा हो जाता है। इससे क्या होगा, इस दशा में उसके पंखों पर कार्य करने वाले बलों का ऊर्ध्वाधर घटक उसके भार को संतुलित करेगा और क्षैतिज घटक क्या करेगा, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करेगा या देगा। अगर मैं इसको एक बार फाइटर प्लेन, अगर अभी आपने देखे हों, जैसे ही वो टर्न करते हैं या मुड़ते हैं, जनरल प्लेन की बात है, लेकिन अब जब वो मुड़ेंगे तो थोड़ा सा वो तिरछा हो जाते हैं। तो इसलिए वो तिरछा होने से उसके जो भार के घटक है
उसके अंदर ऊर्ध्वाधर घटक उसके भार को संतुलित करते हैं, क्षैतिज घटक उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करते हैं। आपने मेलों में इनमें देखा होगा, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाते हुए बोलते हैं जिसको अपन, तो जब वो मोटरसाइकिल चलाता है, दौड़ाता है, तो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल सवार दीवार पर मोटरसाइकिल दौड़ाते समय मोटरसाइकिल समेत वो जहाँ पर थोड़ा सा तिरछा रहता है, इस दशा में दीवार पर आरोपित प्रतिक्रियात्मक बल का क्षैतिज घटक आवश्यक अभिकेंद्रीय बल देता है और ऊर्ध्वाधर घटक उसके भार को संतुलित करता है। इस प्रकार अपन ने एक, मैं आपको चाहूँगा कि आप लैब में देखें, केमिस्ट्री में करते हैं अपन, उसे अच्छी तरह समझें। उसके बारे में मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ। सेंट्रीफ्यूगल, जो अपन मशीन हाथ या बिजली से ऑपरेटेड है, उसमें क्या करते हैं अपन, क्या काम में लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन को, कि जब केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करते हैं तो अपन को प्रेसिपिटेशन चाहिए होता है। तो प्रेसिपिटेशन करने के लिए अपन जब वह सॉल्यूशन वगैरह टेस्ट करते हैं परख नली में, तो परख नली को डाल के उसमें प्रेसिपिटेट नहीं होता तो अपन उसको घुमाते हैं। तो घुमाने से क्या होगा, आप देखोगे नीचे जो प्रेसिपिटेट होगा वो हो जाएगा, लिक्विड ऊपर ऊपर रह जाएगा, क्योंकि जब अपन उसको घुमा रहे हैं या स्पिन कर रहे हैं तो केंद्र से दूर भारी चीज़ चले जाएगी और पास लिक्विड होता है तो वो रह जाएगा। आसानी से इस तरह प्रेसिपिटेशन हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो केमिस्ट्री में काम में ली जाती है वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। इसे आप जब भी केमिस्ट्री में करके देखें या अपन फिजिक्स की लैब में ये प्रैक्टिकल को केमिस्ट्री लैब की सहायता से कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन में, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वॉशिंग मशीन का, क्रीम का, इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए। आपको वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड बहुत सारे अपन कॉन्सेप्शनल प्रॉब्लम डिस्कस किए। आपको मुझे लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।